जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि यूपी ट्रिपल एससी कौन सी भर्ती और रिजल्ट जनवरी में डिक्लेयर कर सकता है। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम के शिफ्ट वाइज को लेकर फिर से अफवाहें फैलना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा मुख्य सेविका की क्या कोर्ट अपडेट रही, क्या कट ऑफ है, क्या लेखपाल की तरह स्थिति हो जाएगी, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो में मिल जाएगी। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी जनवरी में कौन कौन सा रिजल्ट और भर्ती जारी कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है और जारी भी कर सकता है, जो भी है। तो यूपी ट्रिपल एससी जनवरी में देखिए दो रिजल्ट आपके हो सकता है डिक्लेयर हो जाए, जिसमें जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट होगा और इसके अलावा एएसओ का रिजल्ट हो सकता है। ये दो रिजल्ट हो सकता है जनवरी में आपको डिक्लेयर हो जाएंगे। जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट और एएसओ का रिजल्ट भी आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा। वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है कि बच्चे गए थे तो सचिव जी ने कहा था जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, लेकिन ये दो रिजल्ट हो सकता है आपको जनवरी में देखने को मिल जाए। इसके अलावा दो भर्ती अभी भी पैट से आने वाली बाकी है, पुरानी पैट से, नई पैट से नहीं, पुरानी पैट से दो भर्तियां बाकी हैं। उनमें से सबसे पहली भर्ती है आपकी जूनियर इंजीनियर की और फिर है एजीटीए की। ये दो भर्ती आपको देखने को भी मिल सकती है इसी महीने, मतलब जूनियर इंजीनियर की नई भर्ती भी देखने को मिल सकती है और एजीटीए की भी भर्ती आपको इसी महीने देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो भी भर्ती आएंगी नई पैट से आएंगी, चाहे उसमें लेखपाल की भर्ती हो, लोअर पीसीएस की भर्ती हो, ये सब नेक्स्ट पैट जो आपने दिया है इसका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उससे आएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो मुख्य सेविका को लेके। देखिए ये भर्ती काफी अच्छा कंपटीशन में चल रही थी तब तक जब तक कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया था। ठीक है, इस स्टे का रिजल्ट कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया था इसके रिजल्ट पर। यह भर्ती तब तक बहुत बढ़िया चल रही थी और उम्मीद ये भी थी कि ये भर्ती इलेक्शन से पहले पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर क्या होता है 2022 के केस जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई थी उसमें बच्चे मांग कर लेते हैं और जिसकी वजह से आपके रिजल्ट पर स्टे लग जाता है, कोर्ट ये कह देता है। अब कल इसके हियरिंग का वो था, डेट थी, कल इसकी हियरिंग की डेट थी। सबसे पहले हुआ क्या कि जो जज अब तक आपकी सुनवाई कर रहे थे उससे चेंज होकर दूसरे जज के पास एक केस चला गया। ठीक, उसके बाद ये केस आपका 75 नंबर पे लगा हुआ था, मतलब इतना पीछे लगा हुआ था। ठीक, इतना पीछे। इससे पहले 50 फ्रेश केस, उसके बाद 74 ये केस आते, उसके बाद आपका नंबर आता, जो कि हो पाया नहीं। मुश्किल से 30 से 40 के आसपास कल कोर्ट में सुनवाई हो पाई, जिस कोर्ट में आपका केस लगा हुआ था। आपके जज भी वो थे, चेंज हो चुके थे, तो इसकी वजह से इसकी जो नई हियरिंग डेट दी गई है वो दी गई है आपकी 18 जनवरी। अब आप देखिए डेट का खेल यहीं से शुरू होता है। ठीक, डेट का खेल। केस कब का है? 2022 का। अभी तक ये केस भर्ती को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, फिर सडनली ये भर्ती को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है और अब डेट पर डेट आपको मिलती जा रही है। अब देखते हैं 18 जनवरी को एक्चुअली में होता क्या है, कि सुनवाई होती है कि नहीं होती है। ठीक है, काफी बच्चे का क्वेश्चन ये भी था कि सर हम डबल बेंच में इसके खिलाफ वो करते हैं। केस एक बार भी कोई भी भर्ती कोर्ट में चली गई ना तो तुम्हें लगता है कि बड़ा जल्दी वहां से आ जाएगी, तो इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छे वो होते हैं कुछ भर्तियां जो लौट आती हैं, नहीं तो अगर तुम फिर इसको डबल बेंच में ले जाओगे ना तब ये भर्ती दो बेंच में जाके फंस जाएगी। तो ये बेवकूफी मत करो, क्योंकि ऑलरेडी एक बेवकूफी हो चुकी है। केस को, भर्ती को कोर्ट ले जाया जा चुका है, उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि देखिए जितना डेट पे डेट मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए इस तारीख को ये किस नंबर पे लगती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 18 जनवरी को मुख्य सेविका की सुनवाई किस नंबर पे लगती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अगर पीछे नंबर पे लगती रही तो फिर ये भर्ती खिंचती चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन यही बचता है कि या तो यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, 18 जनवरी को भी क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो तो देखिए एक ऑप्शन है, या तो यूपी ट्रिपल एससी कह दे कि चलो भैया तुम्हारी 127 भर्ती जो है 127 सीट हम रिजर्व कर देते हैं, हटाओ। जो उन्होंने सोलर के प्रश्न में किया, जब सोलर का प्रश्न गया हुआ था तो उन्होंने कहा कि चलो इसको हम विड्रॉ करते हैं, सबको नंबर बांट देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, और वो देखिए तुरंत हो गया। अब या तो ये केस को
अगर 18 जनवरी को सुनवाई हो जाती तो ठीक है, नहीं तो अगर डेट पे डेट पड़ेगा तो जितना डेट पड़ेगा उतना नुकसान आपकी भर्ती को होने वाला है। तो उसमें एक चीज यूपी प्रदेश से कहता है चलो हम विड्रॉ करते हैं, तुम 27 में तुमको मौका दे देते हैं, इससे कम से कम हमारी भर्ती समय पे तो पूरी हो जाएगी, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है, और भर्ती भी समय पे पूरी हो जाएगी। लेकिन अब देखते हैं होता एक्चुअली में क्या है। हालांकि जो वो है मतलब कि आपके जो खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनकी पूरी केस जिन्होंने कर रखा है, उनकी कोई मजबूत पॉइंट्स नहीं है जिसकी वजह से आपकी भर्ती फंसनी चाहिए। लेकिन इस भर्ती का नंबर भी तो सुनवाई में आना चाहिए। मेन चीज है कि नंबर आए तो सुनवाई में, तो फिर देखा जाए, ठीक है। खैर 18 जनवरी तक वेट कीजिए, अगली आपको 18 जनवरी को मिली। अब देखते हैं अगली हियरिंग में होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। अब एक दिक्कत और है मुख्य सेविका वालों को, मुख्य सेविका वालों का है कि जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुख्य सेविका के बच्चों में डर बैठा हुआ है, और वो डर बैठा किस चीज का है, वो डर बैठा है आपका लेखपाल जैसी स्थिति ना हो जाए हमारी। भैया ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी, उसके कई रीजन है। लेखपाल में आपका कोई भी जो भी 12 पास था, 12 पास था, कोई भी अप्लाई कर सकता था, कोई क्राइटेरिया इनकी नहीं थी, कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगी गई थी। लेकिन आपके में स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, स्पेशल क्राइटेरिया आपकी मांगी गई है, ठीक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मांगा गया है। तो इस वजह से यहाँ पे आपके बच्चे ऑलरेडी कम हो जाते हैं कंपटीशन में। यहाँ आपका ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि बैचलर डिग्री इन ऑल, और फिर एक भर्ती में मांग लिया जाए और एक भर्ती में मांग लिया जाए कि केवल एग्रीकल्चर के बच्चे भर सकते हैं। तो दोनों में कंपटीशन में फर्क आ जाएगा, क्योंकि बैचलर डिग्री ऑल में हर तरह के बच्चे, बीटेक पीएचडी हर तरह के बच्चे कंपटीशन में होंगे, जबकि एग्रीकल्चर में केवल एग्रीकल्चर के बच्चे होंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आप दोनों की भर्ती में, ठीक है, आप दोनों की भर्ती में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि फीमेल कैंडिडेट इसमें सब थे, हर कैटेगरी थी, हर कैंडिडेट टाइप के कैंडिडेट, बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थी। इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है, फीमेल कैंडिडेट की। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप में एक फीमेल कैंडिडेट है, ठीक, फीमेल कैंडिडेट है, ठीक। इसके अलावा पेपर का लेवल भी बहुत है, नो डाउट कि इसमें थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ था लेखपाल में, लेकिन जो मुख्य सेविका का पेपर का लेवल आया था वो इनके कंपेयर में ज्यादा टफ था। जो मुख्य सेविका का आया था उनका पेपर का लेवल ज्यादा टफ था कंपेयर टू आपके लेखपाल के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका कंपटीशन सबसे ज्यादा अनडू यही हो जाता है कि आपके पास एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, जबकि इनके पास हर तरह के बच्चे थे, हर एक उसके बच्चे थे, बैचलर डिग्री वाले भी थे, 12th वाले भी थे, सब चीज की वजह से इसमें कंपटीशन हाई था। इसमें कंपटीशन उतना हाई नहीं है, तो कट ऑफ भी आपकी उतनी भागेगी नहीं जितना जो हर लेखपाल की भर्ती का हो गया है वो आपकी भर्ती का नहीं होगा, ठीक। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो 12,000 से 15,000 जो भी इनके बताए गए थे चीटर्स, जिन पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, कहीं भी नहीं थे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम चेंजर है। अब देखिए कहा तो नहीं जा सकता वही चेंजर है, लेकिन बोला गया था ना स्टेट की तरफ से 12,000 और 15,000 के आसपास लोग हैं, आखिर वो लोग गए कहां, पकड़ाए तो वो है नहीं, पकड़ाए नहीं। तो ये एक आपका रीजन है, जबकि मुख्य सेविका में ऐसे कोई अपडेट तो देखने को मिली नहीं थी। मुख्य सेविका में पहले से एसटीएफ भी एक्टिव थी, ठीक है, तो इस मुख्य सेविका में काफी सिक्योर पेपर भी कंडक्ट कराया गया था। अब कुछ हो सकता है, कुछ चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं हो सकते जितने लेखपाल में हो गए थे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है जिसकी वजह से लेखपाल जैसी आपकी स्थिति नहीं होने वाली है, इतना इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा पूछा गया कि रिवाइज आंसर की, तो देखिए रिवाइज आंसर की मैंने आपको बताया था कि आपकी रिवाइज आंसर की आयोग चाहता तो दिसंबर के 30 तारीख या 31 तारीख को डिक्लेयर कर देता, लेकिन हुआ क्या कि उसने फिर से इसको भेज दिया रिव्यू के लिए। उसका रीजन था जो लेखपाल में कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन फंसे थे कोर्ट में, जिसकी वजह से पूरा मैच ही बिगड़ गया, कट ऑफ बदल गया, वो इसमें ना हो इसलिए इसको भेज दिया गया था। ये रिवाइज आंसर की आपकी बनके अब एकदम तैयार है, अगर आयोग चाहे तो इसमें आपको रिलीज करके दे सकता है, और आयोग दे भी सकता है क्योंकि स्टे तो आपके रिजल्ट पर लगा है।
स्टे किस पे लगाया गया, रिजल्ट पे रोक लगाई गई है। कोर्ट ने कहा रिजल्ट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, चाहे डीबी हो फाइनल हो, ये भी नहीं बताया उसने, लेकिन कहा है कि रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते। पर ये कहीं नहीं कहा कि रिवाइज आंसर की नहीं डिक्लेयर कर सकते या मुख्य सेविका पे कोई काम आप नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं लिखा है। केवल ये लिखा है कि आप रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए डीबी का आप रिजल्ट के लिए हम होल्ड भी करते हैं, कम से कम रिवाइज आंसर की दे। रिवाइज आंसर की देने से पता तो चलेगा कितने क्वेश्चन चेंजेस हुई, कितने क्वेश्चन इन हुए, कितने क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिल रहा है, कितने में चेंजिंग आई है या कितने में नंबर ही चेंज नहीं हुए। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन में ही आपको फर्क देखने को मिलेगा, और जो क्वेश्चन में आपकी बढ़ोतरी मिलेगी नॉर्मलाइजेशन का जितना हल्ला है उसमें मुश्किल से मान लीजिए 1 से 2 नंबर का से ज्यादा का फर्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला है दोनों शिफ्ट में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में, और 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं शिफ्ट में आपको चेंजिंग देखने को मिले। ठीक है, वीडियो में भी खूब हल्ला था कि इतना क्वेश्चन चेंज होंगे, उतने क्वेश्चन चेंज होंगे, तो वो चीज हुई नहीं। वीडियो में भी आपको सीधे दिखा। देखिए, आयोग जल्दी मानता भी नहीं है, आप भले भेजे हों, लेकिन आयोग अपनी मतलब रखता है कि नहीं भाई, हम अपनी बात, वो अपनी पॉइंट्स रखता है, उनके हिसाब से जो सही रहेगा वो सही रहेगा। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो विवादित हो जाते हैं बाद में, लेकिन अंत में आयोगी की जीत होती है। तो एग्जैक्ट इतना 99 आप क्वेश्चन पे था कि ये था जो भी था, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन में ही आपको फर्क देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर आयोग चाहे तो आपकी रिवाइज आंसर की तैयार है, वो रिवाइज आंसर की आपकी जारी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सेव स्कोर को लेकर। देखिए, काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ कितनी भाग सकती है मुख्य सेविका की। तो देखिए, सेव कट ऑफ आपका एग्जैक्ट अभी फाइनल बता पाना, जो फाइनल कट ऑफ है ये आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते तब तक जब तक आपकी रिवाइज आंसर की नहीं आ जाती, क्योंकि वहां में काफी क्वेश्चन बदल भी सकते हैं, किसी को फुल मार्क्स मिल सकता है किसी शिफ्ट में। तो ये सब रिवाइज आंसर की के बाद एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ आपको पता चल सकती है, लेकिन मैं मोटा मोटा बता दूंगा कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में है, ठीक है, बहुत सा है। देखिए, डेटा लोग बता रहे हैं कि 60 प्लस वाले 3000 है, 4000 है। ये आपको भी फैक्ट पता है कि कोई भी डेटा अगर आप यूट्यूब पे कलेक्ट कर रहे हैं तो आधे से अधिक तो फर्जी होते हैं सब। जो दिए नहीं एग्जाम वो भी उसमें जाके अपना वोटिंग कराते हैं। ठीक है, जो 55 बार है वो 60 पर वोटिंग कर देते हैं। तो एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं बताता, इसलिए कभी भी देखिए, बहुत जितनी भी डेटा एनालिसिस होती है, डेटा एनालिसिस कुछ होता है, फाइनल कट ऑफ कुछ और आ रही होती है रियलिटी में। तो ये बच्चों की भी कमियां, बच्चे कभी खुद को सीरियस लेके डेटा को पूरा करते नहीं है, और इसकी वजह से नुकसान उन्हीं को खुद बाद में झेलना पड़ता है। ठीक है, तो जो सेफ स्कोर में बता रहा हूं, देखिए एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ में आपको तभी बताऊंगा जब आपकी रिवाइज आंसर की रिलीज हो जाएगी। इसमें कितना प्लस माइनस होता है, कि वट होता है, वो अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सेफ स्कोर है वो आप मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी में डीबी में 55 के आसपास आप सेफ हैं। 55 के पास सेफ स्कोर में बोल रहा हूं, कट ऑफ नहीं बोल रहा हूं, सेफ स्कोर बोल रहा हूं। 55 अगर आपका है तो आप सेफ हैं। ठीक, और फाइनल मुझे जहां तक लगता है कि डीबी में फाइनल भी 55 से मुझे लगता है 57 से 58 के बीच में ही जाना चाहिए। ठीक है, डीबी में, ठीक, 57 से 58 के बीच में जाना चाहिए। 60 भाग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 60 भाग सकता है। रिवाइज आंसर की नॉर्मलाइजेशन पर सब डिपेंड करेगा। मैंने कहा कि फाइनल कट ऑफ आपकी एग्जैक्ट बताई तभी जा सकती है जब रिवाइज आंसर की आ जाए, और आपका रिवाइज आंसर भी आ जाएगा तो पता चल जाएगा फाइनल कट ऑफ क्या है। लेकिन जो फिलहाल है उसमें 57 से 58 हो सकता है मैक्सिमम आपका कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में सेफ है। ठीक, ओबीसी की बात कर ले और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले। ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा, यूआर कैटेगरी में बच्चे अच्छे खासे अमाउंट में हैं, और ओबीसी कैटेगरी में भी बच्चे अच्छे खासे अमाउंट में हैं। तो ओबीसी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है, जो आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर होगा वो आपका ज्यादा से ज्यादा 53 से 54 के आसपास होगा ओबीसी, और इसके लिए 54 के आसपास आप सेफ हैं। ठीक है, 54 के आसपास सेफ है, 53 से 54। ठीक है, 53 से 54 नंबर अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं। 53 से 54 नंबर में आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक, ये डीबी की कट ऑफ है, आपके डीबी में आप सेफ है। इसका 2-3 नंबर बढ़ा लीजिए, इससे ज्यादा नंबर नहीं इसमें बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका 56 के आसपास आपका फाइनल हो सकता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का।
लेकिन चेंजिंग कहां होती है? चेंजिंग ये होती है कि ओबीसी के कितने बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी का स्कोर पाते हैं। अगर ओबीसी में चूंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं मुख्य सेविका में, ओबीसी में कितने बच्चे हैं? बहुत ज्यादा बच्चे हैं मुख्य सेविका में। तो जो ओबीसी में मुख्य सेविका में जो ज्यादा बच्चे हैं वो उसमें कितने बच्चे पाते हैं अनरिजर्व के बराबर नंबर या उससे ज्यादा, तो वही ओवरलैपिंग होती है। और जब वो ओवरलैपिंग होती है तो ओबीसी और एससी दोनों के बच्चे मुख्य सेविका में ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर ओबीसी के बच्चे ही अनरिजर्व पे भागते हैं और इसी वजह से जो अनरिजर्व का कट ऑफ है वो तेजी से ऊपर भागता है। फिलहाल 57-58 जो पा रहे हैं वो सेफ जोन में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपका एससी कैटेगरी की अगर बात करें, शेड्यूल कास्ट की, जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है इनका जो कट ऑफ होगा वो आपका 46 के आसपास आप एकदम सेफ है शेड्यूल कास्ट का, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ है ना, शेड्यूल ट्राइब तो जितने भी हैं, शेड्यूल ट्राइब मुख्य सेविका में ज्यादा बच्चे हैं नहीं, तो जितने भी बच्चे होंगे उनको मुझे लगता है डीवी के लिए बुला ही लिया जाएगा। मैं 40 रख रहा हूं, लेकिन जितने भी बच्चे हैं उन सबको मुझे लगता है शेड्यूल ट्राइब में डीवी के लिए बुला लिया जाएगा 40 के आसपास, ठीक है। तो ये आपके डीवी के कट ऑफ है, इतने आपके सेफ है या इतना मैक्सिमम आ रहा है, तो फाइनल में भी आप ये चांसेस हैं। 60 प्लस वालों के तो मैक्सिमम चांसेस, जो 60 प्लस है वो झूठ में परेशान है, उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं सिलेक्शन होने के कट ऑफ में। लेकिन अभी रिवाइज एनसीईआरटी आना बाकी है, वो गेम चेंज करती है, ऐसा नहीं है, बहुत बार की है, फिर नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा अप डाउन करता है, ठीक। तो जो होगा वो उनके बाद ये कट ऑफ चेंज भी हो सकती है, हर किसी की चेंज होगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो पेपर का लेवल था उस हिसाब से इससे ज्यादा की कट ऑफ नहीं जाएगी। उसके अलावा कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।